गद्य 16 भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध, जिसके लेखक है आनंद शंकर माधवन। लेखक परिचय। श्री आनंद शंकर माधवन का जन्म केरल प्रदेश के क्विलन जिले में हुआ। डॉक्टर जाकिर हुसैन के संपर्क में आने से हिंदू मुस्लिम के मधुर संबंधों के पक्षधर बन गए। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में भी माधवन जी का सक्रिय सहभाग रहा। जेल में रहकर हिंदी भाषा का अध्ययन किया। जेल से छूटकर आप भारत भ्रमण को निकल पड़े और बाद में बिहार में मंदार विद्यापीठ की स्थापना की। सन 1984 में अद्वैत मिशन और सन 1985 में शिवधाम अभिनव शिक्षा नगरी की स्थापना की। अब आप तीनों संस्थाओं के संचालक हैं। मलयालम तथा तमिल दोनों ही भाषाओं पर पूर्ण अधिकार होने के बावजूद आपने हिंदी साहित्य में सृष्टि की। आपके विषयों में दार्शनिकता, आधुनिकता एवं आध्यात्मिकता का बाहुल्य है। बिखरे हीरे, अनल शलाका, हिंदी आंदोलन, आमंत्रित मेहमान, आरती, उषा, संजीवनी आदि आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। आमंत्रित मेहमान बिहार राष्ट्र भाषा परिषद द्वारा पुरस्कृत है। तो ये था लेखक परिचय। अब इस चैप्टर में, इस गद्य में हमें क्या पढ़ना है उसके बारे में हम आगे का पैराग्राफ है। माधवन जी ने प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा की गरिमा को स्पष्ट करते हुए वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर परोक्ष रूप से करारा व्यंग्य किया है। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है। इस कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था, वह परम सुख प्राप्ति का एक माध्यम था। उस जमाने में पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। क्या आज वैसी स्थिति है? क्या आज शिक्षा के क्षेत्र में वही निष्ठा, वही त्याग नज़र आता है? लेखक ने हमें अंतर्मुख होकर सोचने के लिए बाध्य किया है। तो इस पाठ के अंदर लेखक ने हमारे सुवर्ण अतीत और आज की वर्तमान शिक्षा प्रणाली का यहाँ पे एक तुलनात्मक अध्ययन करके हमारे सामने निचोड़ रखा है कि हम कहाँ थे और कहाँ आ गए। एक ज़माना था कि हमारे यहाँ की विद्यापीठों में देश की लोग अलग अलग देशों से पढ़ने के लिए आते थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि आज हम पश्चिमी अनुकरण के लिए, और पश्चिमी तो है लेकिन अंधानुकरण है, उसमें हमने हमारा जो सुवर्ण काल था, हमारा अतीत गौरवशाली था, हमारी शिक्षण प्रणाली जो मजबूत थी, जो निस्वार्थ सेवा भावना सिखाती थी, हमें निस्वार्थ सेवा के अंदर शिक्षण दिया जाता था, ये सारी गरिमाएं हमने खो दी है। और आज हमने शिक्षण को एक व्यवसाय बना दिया है, धंधा बना दिया है। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि भारतीय संस्कृति में जो गुरु शिष्य संबंध की परंपरा हुआ करती थी, जो एक सम्मान, एक इज्जत, एक आबरू थी और दोनों के बीच में जो मान मर्यादा थी, आज हम देख रहे हैं कि वो ख़त्म हो रही है। पहले का ज़माना था कि माँ बाप से भी ज़्यादा गुरु को शिष्य मानते थे और उनकी हर एक आदेश का पालन किया जाता था। जिस तरह तीर छूटता है वापस नहीं आता, उसी तरह गुरु के जितने भी पढ़े बोल थे उसको शिष्य अपने सराखों पे चढ़ाकर उसको चुस्तपणे पालन करते थे, उसको मान लिया करते। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि आज वो जो संबंध है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है। तो देखते हैं इस पाठ में आगे आनंद शंकर माधवन क्या कहते हैं। तो सबसे पहले पैराग्राफ है, पहला पैराग्राफ, हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है। इसी कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। तो लेखक ने यहाँ पर पहला ही करारा व्यंग किया है कि आज समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला हो चुका है और इसी वजह से जो
पहले गुरु शिष्य का संबंध था, जो आत्मीयता का और एक मान मर्यादा का था, उसके अंदर अब क्या हो चुका है, परिवर्तन आ चुका है। आज हम ज़्यादातर देखते हैं कि सारे व्यवसाय में वैसे तो यही स्थिति बनी है कि आज कस्टमर है ना, जो सेवा खरीदता है या देता है, वो आज कस्टमर हो चुका है ना, और उसको आज पैसों से खरीदा और बेचा जाता है। पहले जो विद्यालय, स्कूल, कॉलेज जो थे, जहाँ पे हम शिक्षा लेने के जो केंद्र थे, वो एक मंदिर के समान माना जाता था। और इसी वजह से आप याद करें कि पहले जब लोग किताब को या जहाँ पे वो बैठक थे उसको चूमते थे, उसको प्रणाम करते थे, सर पे उसको, मत्थे पे उसको चढ़ाते थे, लेकिन आज वैसा नहीं रहा। तो ये परिवर्तन धीरे धीरे आज बहुत कुछ चीज़ों को बदल के रख दिया है इसने। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था, ये अंडरलाइन करें कि पहले के ज़माने में शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान माना जाता था, एक पवित्र क्रिया, एक कार्य माना जाता था, कर्म, अच्छे कर्म में उसको गिना जाता। वह परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था और उसके जरिए हम ईश्वर की प्राप्ति का साधन मानते थे, माध्यम माना जाता था। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी, लेकिन आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है और अब शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गया है ना, ये जरिया हो चुका है आज पैसे कमाने का। तो ये अंतर है पहले का और आज की शिक्षा का। आगे पैराग्राफ है, जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए, वह आज भारतीय मानसिक क्षितिज में क्रियाशील नहीं है ना। ये परिवर्तन है कि हम अपना जो स्वर्ण अतीत था उसको भूल चुके हैं और उसके जगह हमने पश्चिमी संस्कृति को इतना हमारे जीवन के अंदर उतार लिया है कि हम अपने ही स्वर्ण मूल्यों को भूल चुके हैं। आज एक प्रकार की अव्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति व्याप्त है, जिसकी जड़ शायद यूरोप में है। तो वेस्टर्न कल्चर जो है वो हमारे पे हावी हो चुका है। भारतीयों की सार्वजनिक व्यवहार में गुरु शिष्य संबंध का भी तदनुरूप परिवर्तन हो गया है। यहाँ गुरु वेतनभोगी नहीं होते थे, वरना शिष्य को ही शुल्क देना पड़ता था। तो पहले की जो हमारी आश्रम व्यवस्था, गुरु परंपरा में यही था कि जो शिष्य होते थे वो गुरु के आश्रम में रहते थे और वहाँ पे हर एक प्रकार की विद्या अर्जित करते थे, लेकिन उनको कोई शुल्क देना नहीं पड़ता था और न ही गुरु उसके लिए कुछ वेतन लेते थे। हाँ, गुरु दक्षिणे में जो कुछ देना है वो देते थे, वरना कुछ नहीं। लेकिन आज परिस्थिति बदल चुकी है। आज शिक्षक गुरु वेतनभोगी हो चुका है। आगे है, पैसे देकर विद्या खरीदने की यह क्रय विक्रय पद्धति निसंदेह उस भारतीय मिट्टी का उपज नहीं है। तो यहाँ पे लेखक जो है वो स्पष्ट करते हैं कि पैसे देकर खरीदना और बेचना, ये पद्धति जो है शिक्षा के अंदर, वो हमारी भारतीय परंपरा के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भारतीय परंपरा के अंदर गुरु शिष्य का संबंध पवित्र माना गया है। और उसके ऊपर संस्कृत के अंदर आपको पता ही है कि एक श्लोक भी है, गुरु साक्षात परब्रह्म, है ना, जो है। तो गुरु को देव माना गया, भगवान का रूप माना गया। लेकिन आज हम देखते हैं कि ये पश्चिमीकरण के अंदर गुरु शिष्य का जो संबंध था वो आज बदल चुका है। शिक्षणालय एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर के समान थे। गुरु को साक्षात परमेश्वर ही समझा जाता था। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे और ये सबसे बड़ी व्यवस्था थी कि वो टाइम पे जो गुरु थे उनको अपने पुत्र पर जितना गर्व नहीं होता था उतना अपने शिष्यों पर होता था और वो अपने जान से भी उसको प्यारे होते थे। तो ये एक भारतीय संस्कृति की प्राचीन शिक्षा प्रणाली की एक अनूठी विशेषता है कि वहाँ पे अपने खून के रिश्ते जो थे वो भी गुरु शिष्य परंपरा के आगे, प्रणाली के आगे वो फीके होते थे। यहाँ सम्मान मिलता ही शक्ति पाने का रहस्य है ना। बहुत बड़ी बात यहाँ पे बताई है कि सम्मान मिलना यहाँ पे कैसी बात थी, शक्ति प्राप्त करने के बराबर थी।
प्राचीन काल में गुरु की शिक्षा दान क्रिया उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान थी और उसे एक आध्यात्मिक रूप से देखा गया था और ईश्वर प्राप्ति का वो एक साधन, एक माध्यम माना गया था। परमेश्वर प्राप्ति उनका एक माध्यम था। वह आज पेट पालने का जरिया बन गई है। लेकिन आज हम देखते हैं कि वही शिक्षण, वही प्रणाली आज इतना परिवर्तन हो चुका है कि आज उसे पैसे कमाने का एक साधन माना गया है। तो ये अंतर है प्राचीन शिक्षा प्रणाली और आज की आधुनिक शिक्षण प्रणाली के अंदर। पैराग्राफ है, प्रारंभ में विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ, पर जब उन्होंने अमेरिकन नाम कमा लिया तो भारतवासी दौड़े मालाएं लेकर स्वागत करने। और ये कड़वी सच्चाई है कि हमारे पास जो नायाब हीरे हैं, यानी हमारी जो प्रतिभा है भारत की, उसकी कदर उस समय नहीं होती देश में, लेकिन वही प्रतिभा जब और देशों में जाके रोशन होती है और देशों के लिए फ़ायदा करती है, तब हम उनका लोहा मानने लगते हैं। तो ये कड़वी सच्चाई है। आगे और उदाहरण दिया है, रविंद्रनाथ ठाकुर को भी नोबेल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोग दौड़े यह राग अलापते हुए अमोदर ठाकुर अमादेर कठोर सपूत। दक्षिण भारत में कुछ समय पहले तक भरतनाट्यम और कथकली को नहीं पूछता था, पर जब उसे विदेशों में मान मिलने लगा तो आश्चर्य से भारतवासी सोचने लगे, अरे हमारी संस्कृति में इतनी अपूर्व चीज़ें भी पड़ी थी क्या। तो कहने का मकसद ये है कि आज हम पश्चिम की अंधानुकरण में इतने व्यस्त और मस्त हो चुके हैं कि हमारे पास जो हमारी सदियों से चली आ रही परंपराएं और संस्कृति की जो विशेषताएं हैं, अनूठी नायाब चीज़ें हैं, उसको हम भूल चुके हैं और हम उसको महत्व नहीं देते। लेकिन वही चीज़ अगर विदेशों में प्रसिद्ध होती है तो फिर हम उसको हमारे गौरव का और हम कह सकते हैं हम कि मुगट की तरह उसका गा बजाकर कहते रहते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। हमारी जो संस्कृति है उसको हमें समझकर उसके अंदर ही हमें प्रचार प्रसार करना चाहिए। जैसे आयुर्वेदिक की बात है कि आयुर्वेदिक जो हमारी पुरानी है ना, वेदों से चली आ रही परंपरा है, एक चिकित्सा पद्धति है, लेकिन उसका भी हम कुछ नहीं पूछते थे। लेकिन जब उसका महत्व विदेशों के अंदर प्रसिद्ध हुआ, विदेशों में उसको ख्याति मिली, तो हम आज फिर आयुर्वेद को हमारा अपना गौरव मानकर आगे चलाने लगे। यहाँ के लोगों को अपनी खूबसूरती नज़र नहीं आती, मगर पराये के सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते हैं, है ना। जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्स मुलर ने जीवन भर प्रार्थना की, उस देश के निवासी आज जर्मनी और विलायत जाना स्वर्ग जाने जैसा अनुभव करते हैं। ऐसे लोगों को प्राचीन गुरु शिष्य संबंध की महिमा सुनाना गधे को गणित सिखाने जैसा व्यर्थ प्रयास ही हो सकता है। और बिल्कुल हकीकत है। आज हम देखते हैं कि हमारे उच्च विश्वविद्यालयों में जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनका हमेशा लक्ष्य रहता है कि हम यहाँ से पढ़ाई करके विदेश में जाकर हम रच बस जाए और ढेर सारा पैसा कमा लें। तो हमारा जो धन है, युवा धन, उससे हमारे देश को जो मिलना चाहिए विकास, हमारे देश की जो गरिमाएं बढ़नी चाहिए विश्व फलक पे, वो आज नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर विदेश जाने का मोह ज़्यादा है और ये चीज़ आगे जाके बहुत ही नुकसान करती है। और इसीलिए यहाँ पे कहा है कि गधे को गणित सिखाने जैसा व्यर्थ प्रयास। आगे है, एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा मुंबई आए। ये अंडरलाइन करना है कि पहलवान जो गामा है वो मुंबई आए, विश्व प्रसिद्ध है। उन्होंने विश्व के सारे पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज दिया। अखबारों में यह समाचार प्रकाशित होते ही एक पारसी पत्रकार ने उत्सुकतावश उनके निकट पहुंचकर उनसे पूछा, साहब, विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हैं तो आप अपने अमुक शिष्य से ही लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ। गामा आजकल के शिक्षा क्रम में रंगे नहीं थे, इसलिए उन्होंने इन शब्दों ने
कर दिया। उनका जो जवाब था वो सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वो अभी भी पुरानी गुरु शिष्य परंपरा में मानते थे और इस वजह से उन्होंने आंखें फाड़कर उस पत्रकार का चेहरा ताकते ही रह गए। बाद में धीरे से कहा, भाई साहब, मैं हिंदुस्तानी हूँ, हमारा अपना एक निजी रहन सहन है, शायद इससे आप परिचय नहीं हैं। जिस लड़के का आपने नाम लिया है वह मेरे पसीने की कमाई, मेरा खून है और मेरे बेटे से भी अधिक प्यार है। तो इस तरह उन्होंने गुरु परंपरा को यहाँ पे प्रदर्शित